सिस्टम में होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप सब कैसे हो? We are fine ma'am, and what about you? आई एम आल्सो फाइन। चलिए बेटा आज हम अपना न्यू सेशन चालू करते हैं, शब्द विचार ना। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बुक से शेयर कर रहे हैं। आज थोड़ा सिस्टम कम काम कर रहा है। बेटा बुक दिखी? नो मैम। नो मैम। हाँ नो मैम। दिखी बेटा बुक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अनुभव बेटा बुक दिखी? हाँ बुक नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को? मैम देखी? नो मैम। दिखी? यस मैम। यस मैम। अब दिखी बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए पानी खत्म हो गया। बुक है बेटा, देखिए। यस मैम। जिसको नहीं दिख रही होगी उनके यहाँ प्रॉब्लम होगी। यहाँ अगर एक दो लोगों को दिख रही तो इसका मतलब यहाँ नहीं प्रॉब्लम है। प्राची आपको दिख रही बेटा? मैम आवाज आ रहा है। हाँ चलिए हम पढ़ेंगे आज शब्द विचार। यानी हमने आगे अगले सेशन में पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ यहाँ दिखाया गया है भारत शब्द है ना। भारत में देखिए कितने वर्णों का मेल किया गया है। देख रहे हो, वर्ण विच्छेद किया गया है। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों के मात्राओं को अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे भा, धन आ, धन रा, धन आ, धन ता, धन आ, यानी जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में आ छिपे होते हैं। ये तो आपको कई बार बताया गया है। तो आ तो स्वर है, तो स्वर को अलग कर दिया गया है। तो जब स्वर को हम अलग करते हैं बेटा तो व्यंजन वर्ण में हम हल चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इतना में जब तक हम हल चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक यह कंफर्म नहीं होगा कि हमने इसमें से स्वर को अलग किया है। वर्णों का संगम यहाँ दिखाई दे रहा है। इन वर्णों का एक क्रम है। इनसे जो वर्ण समूह बना भारत उसका अर्थ है। देखिए वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं कि निरर्थक शब्द हो। अगर हम भारत को पहले ता भारत कर दे, हाँ
या भातर कर दें या रताभा कर दें तो क्या कोई सार्थक अर्थ निकलेगा? नहीं। एक भी वर्ड अगर इसमें से हम अलग कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं तो निरर्थक अर्थ हो जाएगा। तब इसको हम शब्द के समूह में नहीं रखेंगे। शब्द के समूह में हम सार्थक अर्थ वाले शब्दों को रखते हैं। दूसरा है पद। पद क्या बेटा? वाक्य देखिए, मेरा जन्म भारत में हुआ। भारत शब्द था, लेकिन जब उसको हम पूरा एक पद बना के पढ़ते हैं तो उसको हम पद कहते हैं, जो एक पूरा वाक्य है। यहाँ भारत सब अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। खाली भारत लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकले, भारत देश का नाम है, लेकिन जब उसका कोई सार्थक शब्द वाक्य का प्रयोग करेंगे हम, तब उसको जो है अपने आप जो है पूरा वाक्य बनेगा। देखिए वाक्य का अंग है, इसलिए इसमें साथ में कारक भी लगा है। भारत में शब्द नहीं रहा, या पद बन गया। यानी अगर हम भारत में, मेरा जन्म भारत में, तो मैं यहाँ कारक चिन्ह है, तो भारत स्वतंत्र नहीं है में लगने के कारण, इसलिए तब तक यह जो है अगर में इसमें लग गया तो पद बन गया, भारत में जन्म हुआ। ऐसे ही मैं सनबैली में पढ़ता हूँ, तो अगर सनबैली है तो एक शब्द है, लेकिन मैं सनबैली स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मैं इसमें कारक चिन्ह जब लग गया है तो यह पद बन जाता है। जहाँ कारक चिन्ह आ जाए वाक्य में, वह वाक्य पद बन जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं, यानी क्रमबद्ध जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं पूरा, वही वाक्य, वही पद बनता है। कई शब्दों को मिलकर वाक्य बना, वही वाक्य को ही पद कहा गया। अब हम आते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद किए गए हैं देखिए इसमें, स्रोत के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर 4 भेद किए गए हैं, है ना? यस मैम। तन्वी बेटा समझ पा रहे हो? शब्द के कितने भेद किए गए हैं? 4। पहला क्या है? स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। पिछली क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार हम इसको पढ़ेंगे। अब पहला हेडिंग है स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे शब्दों को जो भेद किए गए, इसमें देखिए हिंदी में हजारों शब्द हैं। कितने शब्द हैं? हजारों शब्द हैं। ये शब्द कहाँ से आए? इनके आने का स्रोत क्या है, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना? इस आधार पर 4 प्रकार के शब्द बनाए गए हैं। स्रोत मतलब उसका स्थान क्या है। जैसे हमसे पानी कहाँ से आ रहा, तो हमें स्रोत का पता है कि जमीन के अंदर से आ रहा है ना? ऐसे हिंदी में इतने शब्द कहाँ से आए? तो हम स्रोत को पढ़ते हैं तो उस पर को हम 4 भाग में करते हैं स्रोत को। पहला है तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा है तद्भव शब्द, जो संस्कृत भाषा से बने हुए हैं, संस्कृत नहीं है बल्कि संस्कृत के शब्द जो है हिंदी में उनका रूपांतरण हो गया है। तीसरा है देशज शब्द, जिसको हम देसी शब्द भी कहते हैं। चौथा है विदेशी शब्द, यानी विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्द। तो पहला स्रोत के आधार पे कौन सा शब्द है? बताइए अनुराग। स्रोत के आधार पे पहला शब्द क्या है? तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में क्या है अंतर है, यहाँ दिखाया गया है। सबको पता है कि हिंदी की मूल जड़ संस्कृत है, यानी हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है ना? संस्कृत भाषा ही बनते संवरते आज हिंदी बन चुकी है, इसलिए इसके अधिकांश शब्द तो सीधे संस्कृत से आए हैं और यह संस्कृत में बिगड़कर नए रूप में ढल गई है। और संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम और उसमें से बने हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों आ गए हैं हिंदी में, तत्सम है, और जो संस्कृत को तोड़कर बनाया गया है वह
तद्भव है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है चंद्र, अग्नि, यहाँ पहले उदाहरण दिया है अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है, उससे बिगड़ कर बना है आग। आग क्या हो गया? तद्भव शब्द। इस प्रकार से कई उदाहरण आपको देकर समझाया गया है। यहाँ देखिए, पहला है चंद्र, है ना, चंद्र, इसको तोड़ के क्या बनाया गया है? चांद। तत्सम शब्द चंद्र है और तद्भव शब्द Yes, है ma'am. चांद। ऐसे ही कपोत, कपोत कौन सा शब्द है? आकृति, संस्कृत। हाँ, तद्भव तत्सम शब्द है कपोत। कपोत को हिंदी में क्या बनाया गया? तद्भव, रत्नेश, कबूतर। क्या बनाया गया? कबूतर। कबूतर। ऐसे ही तद्भव शब्द है आपका, तत्सम शब्द है उलूक। क्या है? उलूक। इसको तद्भव रूप क्या है? उल्लू। तद्भव रूप क्या है? उल्लू। हाँ। ऐसे ही तत्सम शब्द है, श्रेया, तत्सम शब्द क्या है यहाँ? वधु। वधु। इसका तद्भव क्या बनाया गया है? बहु। बहु, यानी तद्भव, यानी जो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे तत्सम शब्द Yes, हैं, ma'am. यहाँ दिया भी गया है, ध्यान देंगे। यस मैम। देख रहे हो सारा? यस मैम। तत्सम Yes, तद्भव ma'am. कॉलम भी बना हुआ है यहाँ, जिसे घड़ा, घट तत्सम शब्द है, इसका हिंदी घट। क्या है? घड़ा। ऐसे ही कश्यप तत्सम शब्द है और इसका रूप क्या बना हुआ है? अभिषेक, कछुआ। कछुआ, है ना। मैम कछुआ। हाँ, तो तमाम जो है Yes, ma'am. तत्सम शब्द दिए गए हैं, तद्भव शब्द दिए गए हैं, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। लर्न की लीजिएगा, अगले सेशन में हम एक Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, पूछना होगा तो इसी टेस्ट लेंगे, जब चैप्टर पढ़ा लेंगे तो इसी में से टेस्ट लेंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। देख रहे हो सारा? तो तद्भव तत्सम आपका क्लियर हो गया। काव्यांशु, तत्सम और तद्भव क्लियर हुआ ना? समझ गए? काव्यांशु समझ गए? अब चलिए, अगला है देशज शब्द। कौन सा शब्द बेटा? देशज। देशज, यानी जो हम देशी भाषा में प्रयोग करते हैं। तद्भव, तत्सम, तद्भव और अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं में आए शब्दों को देशज कहते हैं। जैसे झुग्गी कहते हैं, झाड़ू, खिचड़ी, गाड़ी, चिड़िया, खटिया, खाट, ठेठ, पगड़ी, तगड़ी, है ना। ये सब क्या है बेटा? देशज शब्द है। अनुभव, क्या शब्द है ये? देशज, जिसका हम प्रयोग बोलचाल की भाषाओं में करते हैं, अपनी मातृभाषाओं में जो करते हैं, है ना। देशज शब्द हो गया। विदेशी शब्द क्या है? हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं। विदेशी भाषा, जैसे कुछ दिन हमारे देश में यूनानी सब लोग आए थे, कुछ दिन जो है अंग्रेज लोग आए, है ना, विदेशी लोग आए। तो इन जो जहाँ Yes, से जो ma'am. लोग आए, तो वहाँ की भाषाओं का कुछ छाप जो है हमारे सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब पर पड़ा है। भारत में भारतीय सभ्यता में हर जो है आने वाले सबकी छाप है, तो ऐसे ही भाषाओं पर भी छाप पड़ी हुई है। तो इन्हीं भाषाओं से जो है जो शब्द हमारे Yes, ma'am. हिंदी में आ गए हैं, वही विदेशी शब्द हैं। तो पहला विदेशी शब्द क्या है? अंग्रेजी, जिसकी ज्यादा शब्द हम यूज करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और सभी लोग इसको पढ़ते हैं, तो ज्यादा शब्द हमारे हिंदी भाषा में Yes, ma'am. भाषा से आ गए हैं। जैसे डॉक्टर, टीवी, उत्कर्ष, रेल, बैंक, कार, कंप्यूटर, ऑफिस, कॉलेज, प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल, बोर्ड, नंबर,
number, स्कोर, school, क्रिकेट, रन, आउट, कैच आदि। ये सारे शब्द हम आदि। इंग्लिश वर्ड में ही बोलते हैं, जबकि क्या इनका हिंदी है, लेकिन Yes, नहीं, ma'am. अधिकतर लोग इंग्लिश भाषा में इसको बोलते हैं, उसको समझते हैं, हिंदी का नहीं प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब वैसे डॉक्टर हम बोल रहे हैं तो चिकित्सक है ना हिंदी इसका, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? Yes, ma'am. चिकित्सक कहेंगे ना, Yes, लेकिन ma'am. अधिकतर हम डॉक्टर ही बोलते हैं, यानी वो हमारी भाषा बन चुकी है। दूसरा शब्द है अरबी भाषा से, Yes, ma'am. अमीर, इस्तीफा, इनाम, किस्मत, वकील, ताकत, मुहावरा, तमाशा, हौसला तमाशा आदि अनेक शब्द हैं आदि। जो अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं। अगला है फारसी से, फारसी भाषाओं से जो शब्द आए हैं हिंदी में, आसमान, आसमान, अफसोस, आसमान, आमदनी, किताब, किताब, खराब, जगह, जगह, दरवाजा, मजदूर। जगह, देखिए इसको हम हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते हैं ना? ऐसे ही पुर्तगाली से आया हुआ है, आल्पिन, तौलिया, साबुन, कप्तान। तुर्की से आया हुआ है, कुली, कैची, कुर्ता, जो हम जो कहते हैं अंग्रेजी भाषा अपनी हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना? वैसे कुर्ता को हिंदी में अगर शुद्ध Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ जाएगा, कोई बता सकता है कुर्ता का हिंदी भाषा? मुस्कान, अभिषेक, कुर्ता को हम क्या कहेंगे हिंदी में? कोई बता सकेगा? कमीज, हाँ, कमीज नहीं है, अंगरखा, अंगरखा कहते हैं, ठीक है? लेकिन इसका प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता है। हम लोग पढ़ाते हैं तब भी नहीं, हम लोग कुर्ता ही लिखवाएंगे, क्योंकि हिंदी का शब्द बन चुका है, भले ही तुर्की से आया है लेकिन हिंदी का शब्द बन चुका है। दूसरा भेद है रचना के आधार पे। पहला भेद किसके आधार पे था रत्नेश? स्रोत के आधार पे, किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे, है ना? स्रोत के आधार पे पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशी शब्द यानी देशज शब्द, और चौथा विदेशी शब्द। चार थे आपके स्रोत के आधार पे। अब दूसरा आ गए रचना के आधार पे। Yes, ma'am. रचना में यह दिखाया जाता है शब्द कैसे बना, उसकी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, यानी शब्दों की बनावट कैसे हुई, रचना किस तरह से हुई। Yes, ma'am. तो इसको हमने तीन भागों में बांटा। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। आपने पढ़ा होगा। रूढ़ शब्द का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे, कहते नहीं बहुत रूढ़वादी विचारधारा के हैं, जो बहुत पुरानी विचारधाराओं के लोगों को कहते बहुत रूढ़िवादी हैं, बहुत ही रूढ़ विचार के हैं। रूढ़ का मतलब परंपरा, जो बहुत ही परंपरा को मानने वाले हैं, परंपरा के विचारों से जो सहमत होने वाले हैं, उनको हम रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहते हैं, है ना? तो रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे हैं जो शब्द किसी समय के, हाँ, लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं, यानी बहुत ही प्राचीन समय से, यानी जब से भाषा का विकास हुआ, किंतु उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जब भाषा बना तब से रोटी को रोटी ही कहा गया। अगर रोटी के हम टुकड़े कर दें, रो अलग हो गया, रो का मतलब रोना हो गया, टी का मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। अगर अलग अलग कर देते हैं हम इसको, इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना? तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो रोटी, पानी, दाल, भात, है ना, सब्जी, ऐसे चीज है जो हम खाने पीने वाली और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अलग करके नहीं लिख सकते।
अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सब कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, इसलिए इसको यौगिक कहा गया है। जैसे विद्या, विद्या अलग शब्द है, आलय, आलय अलग शब्द है। Yes, ma'am. घर होता है, विद्या करता है, विद्या। दो शब्द को हमने एक में जोड़ दिया तो विद्यालय यानी विद्या का घर बन गया। ऐसे ही शिव धन आलय क्या बन गया मुस्कान? शिवालय। एक शब्द यौगिक शब्द बन गया, दो शब्दों के योग से बना है, अलग करते हैं तो दो शब्द निकल रहा है, दोनों का है ना। Yes, ma'am. शिवा यानी शिव जी का, आलय मतलब घर, शिवालय। हिमालय, हिमालय हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। तो दोनों का अलग अलग निकल रहा है, अगर हम एक मिला दे रहे हैं तब भी अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। घोड़ा घुड़सवार, घोड़ा धन सवार यानी घोड़ा पे सवार। रसोई घर, रसोई के लिए इसका भी अर्थ निकल रहा है। पाठशाला, पाठ में पढ़ने का घर, प्रयोग का, प्रयोग करने का, कक्ष मतलब कमरा, है ना। तो दोनों का अलग अलग भी अर्थ है, वो भी अर्थ निकल रहा है। तो इसका क्या कहेंगे हम श्रेया? यौगिक शब्द कहेंगे, यानी दो या दो से अधिक सार्थक मेल से यौगिक शब्द बनता है। दोनों का अलग अलग अर्थ है, मिला के भी अर्थ निकल रहा है। इसका आ गया योग रूढ़ शब्द। कौन सा आ गया? योग रूढ़। देखिए में क्या परिवर्तन हो रहा है, दो या दो से अधिक शब्द अथवा शब्द बने शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्द बने यौगिक कहलाते हैं, ऐसे योग रूढ़ भी है। परिभाषा दोनों का एक है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इसमें दोनों का जो यौगिक बन गया, दोनों का अर्थ निकल रहा है, एक ही चीज बतला रहा है। लेकिन जब इनका दो शब्दों से जो अर्थ बन गया, इनका अर्थ सामान्य न होकर विशेष अर्थ होता है। जैसे कि हम समास है, बहुब्रीहि है, समास पढ़ते हैं ना। Yes, ma'am. इसका अर्थ बतावत है, तो यहाँ तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। बहुब्रीहि समास एक जैसे हैं, जो तीसरा अर्थ बताते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनी है और किसी तीसरे शब्द विशेष शब्दों को संकेत कर रहे हैं। जैसे चक्रधर, चक्र का मतलब चक्र धारण करने, धारण करना, धारण करने वाला। जब हम चक्रधर बोलते हैं तो चक्र धारण करने वाला शब्द बना ना, तो अनायासी हमारे मन मस्तिष्क पे श्री कृष्ण या विष्णु जी का आ जाता है, क्योंकि चक्र धारण करने वाली वही दो है ना, विष्णु या कृष्ण, है ना। Yes, ma'am. ऐसे चक्र पार कह दिए, Yes, ma'am. वो भी वही हो गया। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। ऐसे ही बंसीधर बोल दिए, बंसीधर बोल तो क्या आ गया? बंसी को धारण करने वाले। इसको कहेंगे बंसी धारण करने वाले। किसकी ओर अंकित हो रहा है? कृष्ण के ओर। ऐसे ही कमल नयन कह देंगे, कमल नयन राम को कहा गया है ना। सीता दिए, सीतापति अर्थात राम। तो यानी इस अर्थ के प्रयोग में हम योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ पे बहुब्रीहि समास हो। ठीक है, आप दिमाग पे रखिएगा। Yes, ma'am. अगर आप बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रहे कि ये शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास। अगर आप योग रूढ़ शब्द पढ़ रहे हैं तो इतना दिमाग में रखिए कि योग रूढ़ शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं। Yes, ma'am. चक्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति चक्रधर नहीं कहलाता है। यह सब भगवान कृष्ण के लिए ही रूढ़ हो चुका है, यानी परंपरा से। रूढ़ का मतलब परंपरा से चला आ रहा है,
योग रूढ़, उसको हम योग इकट्ठा कर दे रहे हैं सृष्टि के लिए। हिमदल आ गए, एक पर्वत का नाम भी हिमालय है, वैसे यौगिक शब्द भी है। देखिए हिमालय को यौगिक भी कह सकते हैं, बर्फ का घर, यौगिक करेंगे तो बर्फ का घर बताएंगे, है ना। लेकिन जब हम योग रूढ़ का अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे तो एक पर्वत का नाम है हिमालय, ठीक है। दो अर्थ यहाँ निकल रहा है। यस मैम। एक दांत वाला, अनायास ही हमारा ध्यान गणेश जी को एक दंत दयावंत कहते हैं ना उनको, गणेश जी को। यस मैम। यस मैम। गणेश जी की ओर हमारा ध्यान जो आकर्षित हो रहा है। पंकज, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जा, पंकज कह रहे हैं। अनायास ही कमल का पर्यायवाची हमें याद आ रहा है कमल में, है ना। यस मैम। आ गया योग रूढ़ शब्द। यस मैम। यस मैम। तनवीर बेटा आपके समझ में आया? तनवीर, कुछ तो रिप्लाई कीजिए, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए देखते हैं। 3 आपने पढ़ा, भेद आप लोग पढ़े, 2 पढ़े। यस मैम। पहला मैम 2 पढ़े, तीसरा जा रहा है ना, और दूसरा आपका आ गया यस मैम। रचना के आधार पे। अब आपको पढ़ना है प्रयोग के। यस मैम। प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे सब 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। यस मैम। आविकारी। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो है लिंग, वचन और काल के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, लिंग, वचन और काल के यस आधार मैम। पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है प्रयोग करते समय, वाक्य प्रयोग करते समय, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जो होते जो यस मैम। ज्यों के त्यों रहते हैं उन्हें हम अविकारी करते हैं। इन्हें हम 4 जो हम शब्द के भेद में पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आपके विकारी हैं। जब हम इसको वाक्य प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन और काल के अनुसार ये बदल जाता है, ठीक है। विकारी में हम 4 शब्दों को लेंगे। यस मैम। बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि शब्द, ये 4 आपके अभिकारी हैं। ये क्रिया, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इन दोनों में ही अंतर है। जो 8 भेद हमने भाषा के आधार पर शब्दों का 8 भेद पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको हम विकारी शब्द में रखेंगे। और संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इसको हम अभिकारी में रखते हैं। इसके बारे में मतलब डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी केवल हमने भेद बता दिया कि 2 भेद हो गए हैं। अब चौथा आ गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे बहुत सारे भेद हैं, जिसको भी आप अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़ा भी है पिछले क्लासेस में, फिर भी देखिए अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, सब आप लोग सब पढ़ रहे हो, जान भी रहे हो। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, अनेक के लिए एक शब्द है, सब रूपी भिन्नार्थक शब्द है, ध्वन्यात्मक यानी ध्वन सूचक। मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा? ध्वन सूचक शब्द। यस मैम। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, समूहवाची यस मैम। शब्द युग्म, यस मैम। सारा आप लोगों ने पढ़ा था। एक बार पिछले क्लासेस में फिर से एक बार पढ़ना है, ठीक है। उनका भी अध्ययन तो अगले अध्याय में करना है, ठीक है। इस सब आपको डिटेल में अगले इसमें केवल आपको बता दिया गया कि शब्द के 4 भेद जो किए गए हैं किस किस के आधार पर। एक बार रिवाइज कर लें हम। पहला था स्रोत के आधार पर, इसमें हमने पढ़ा तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी।
दूसरा हमने रचना के आधार पे पढ़ा। रिसर्च, रचना पे कौन सा था आपका? रचना के आधार पे यहाँ देखिए रूढ़, यौगिक मैम और 3 योग रूढ़। इसके बाद हम तीसरा पढ़ रहे हैं योग रूढ़, योग रूढ़, प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार 2 पे विकारी और विकारी, अविकारी, विकारी और अविकारी और हुए। अविकारी, पाठ के आधार पे अविकारी, विलोम, विलोम, अनेकार्थी शब्द, समरूपी, विन्यार्थक शब्द, 8, ध्वनि समूह सूचक के शब्द, लिए सब समूह सूचक शब्द, सब समूह के लिए एक शब्द। ये सारा चीज हम अगले 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 क्लासेस में, मतलब अगले लेसन में हर का अलग अलग चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए अब हम यस देखते मैम। हैं यहाँ। अब तक आपके जो है नॉलेज में इतना हो गया होगा, जानकारी आपको। सार्थक स्वतंत्र शब्द या वर्ण समूह कोई शब्द कहते हैं, अर्थात निरंतर समूह के हम शब्द नहीं कहते हैं। वाक्य के प्रयोग में किए जाने पर जब पूरा वाक्य प्रयोग हो जाता है शब्दों का, तो वह पद कहलाने लगता है। एक संपूर्ण वाक्य जो है वो पद बन जाता है। हिंदी में 4 स्रोत से आए शब्द हैं, तद्भव, तत्सम, विपरीत और विदेशी। रचना के आधार पे यौगिक और योग, वाक्य के आधार पे, प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, समूह बोधक, संबंध बोचक और विस्मयाद बोधक। अर्थ के दृष्टि से है शब्द है प्रवाची, विलोम, अनेकार्थी, यानी आदि, बहुत सारा चीजें हैं, है ना। तो यहाँ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी आपको होमवर्क नहीं मिला है ना? आज का आपका ये पेज जो है, जिसमें पेज पे रख करना है, पेज वाला, यही आप फुल करके होमवर्क में भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से एक पेज में है ना, 8, 9, 10, 11, 12, यही चारों जो है आज का पेज आप कंप्लीट करके भेज देंगे। मैम 7th भी, हाँ, आज का होमवर्क यही है आपका, ठीक है। 7th, यस मैम। 7 नहीं बेटा, एक पेज में 8 से है, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्वेश्चन एक पेज में आपको एक पेज करना है। तो ये वाला रहेगा, तो इसको हम फिर से जो है अगले दिन, अब 2 दिन में आप लोगों को दे देंगे इसको करने के लिए। इसमें ठीक ही करना है, इसमें से देख के ये आप अपने बुक में करके रखे रहोगे, इसको भेजना नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको करके रखे रहोगे। बाकी जो अगले दिन आपको देंगे, उसे दे भी चुके हैं, लेकिन फिर कल के लिए दे देंगे। फिलहाल आज का जो है आपका ये, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, आज जो पढ़ाया गया था सबकी समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, यस मैम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। नो मैम। खुशी बेटा, समझ में आया पूरा? सिस्टम स्लो चलने के कारण थोड़ा सा जो लेट हो गया था सेशन में, लेकिन फिलहाल बाद में अच्छे से चल गया। तो पर डे आप लोग जुड़े रहिएगा, जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसमें आपको रिवाइज करना ही था, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इस सबको पढ़ा है ना। यस मैम। ग्रामर के बुक सारी चीजें आपको देखिए पिछले क्लासेस की मिलेंगी, थोड़ा डिटेल में होगा और कुछ नहीं। अनुच्छेद है, पटलेखन है, एबीसीडी थोड़ा सा जो है न्यू मिल सकता है। तनवीर बेटा, तनवीर, तनवीर, यस मैम। बेटा आपने बीच में, हमने कई बार आपको आवाज लगाई लेकिन आप बोले नहीं कुछ, समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन हम यही जो है समाप्त करते हैं, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम।